नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काशी में मौजूद है हम लोग और आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मुझसे पहले यहाँ का परिचय आपको मिल गया। तमाम मेहमान काशी के बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हम चर्चा भी करेंगे और चुनाव पर भी बात होगी, काशी के माहौल पर भी बात होगी, काशी के रहन सहन पर बात होगी। काशी तो वो शहर है जो दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। काशी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर ये बसा हुआ है। बहुत सी कहानियाँ हैं काशी के बारे में, बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी हैं। तमाम विद्वान जन यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन शुरू करें, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का काम ख़त्म हो गया है। लगभग 75 से 100 दिन तक ये प्रचार चला और इस बीच में हर तरह की वाणी आपने सुनी, हर तरह की आपने नारे सुने, हर तरह के भाषण सुने, पर कुछ सुमधुर चीज़ें छूट गई। ऐसी चीज़ें छूट गई जो कान को सुहाती हैं। तो शुरुआत इस कार्यक्रम की एक ऐसी चीज़ से करते हैं। मेरे साथ अमलेश पाठक और केडी जी बैठे हुए हैं। ये दो व्यक्तियों की जोड़ी है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं या नदीम श्रवण हैं, वैसे ये दोनों आदमी हर प्रोग्राम में साथ साथ आते हैं और कुछ कुछ सुनाते हैं। तो एक अच्छी सी शिव जी को याद करते हुए, महादेव के नाम पर अर्पित करते हुए से शुरुआत हो जाए। निश्चित तो शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं इस समय गंगा जी की गोद में बैठा हुआ हूँ, हम लोग हैं, तो मैं एक लाइन जरूर, पंडित हरे राम द्विवेदी जी का लिखा हुआ गीत, हरे मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन। और एक लाइन कहना चाहूँगा कि मुक्ति धाम मेरी काशी नगरी, तीन लोक से न्यारी है, तो पावन गंगा तट की शोभा लगती कितनी प्यारी है, जय जय काशी धाम तीर्थों में तीर्थ महान, काशी महामंत्र है इसका जिस प्राणी ने जाप किया, तो मुक्ति पंथ निर्माण स्वयं का उसने अपने आप किया, तो काशी दर्शन से अस्तित्व पाप का हिल हिल जाता है, और काशी में जिसने तन त्यागा उसे मोक्ष मिल जाता है, हाँ उसे मोक्ष मिल जाता है, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी उनकी ही बलिहारी है, पावन गंगा तट की शोभा लगती कितनी प्यारी है। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, मजा आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे हाथ में माइक है, एक हाथ बिजी है, लेकिन मैं बातचीत करूंगा और लोग भी मेरे साथ। कराता जाता हूँ, बातचीत भी करते जाता हूँ, और सुदीश की आज्ञा हो तो बैठ भी जाता हूँ। सुदीश ने मुझे खड़ा कर दिया, सबको बिठा दिया, तो फ्रेम नहीं बन पा रहा था। मेरे साथ भावना जी हैं, बीएचयू में अभी भी पढ़ाती हैं। मैं एमपीजी कॉलेज में हूँ, बीएचयू का ही एक पार्ट है। हाँ। मैं पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हूँ। आपके साथ बहुत सारा बातचीत करने का मौका मिला। हम लोगों ने जी काफ़ी इलेक्शंस को भी कवर किया जी। यहाँ की कला संस्कृति आध्यात्म पर भी बहुत चर्चा हुई है। मैं वाराणसी के बारे में, क्योंकि आज एक बड़ा हल्का और बड़ा दिव्य वातावरण है, 2 लाइन्स कहना चाहूँगी। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, मैं किसी से न घात करता हूँ बनारस की खाक का ज़र्रा फिर भी सूरज को मात करता हूँ। तो गंगा जामुनी तहजीब का ये शहर है। काशी एक ऐसा शहर है जहाँ विश्व के सभी धर्मों के लोग आए, यहाँ बैठे, यहाँ से तमाम चीज़ों को सीखा, जो उनके भीतर था वो यहाँ बांटा। तो काशी मुझे लगता है शताब्दियों से, या यूँ कहें अनादिकाल से, इसको टाइमलेस सिटी कहते हैं, अनादिकाल से ये पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मेरे साथ ओझा जी हैं, ब्रजभूषण ओझा जी। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप काशी विश्वनाथ न्यास वैदिक विद्वान के आप सदस्य हैं। अगर मैं सही परिचय दे रहा हूँ तो मुझे ठीक करिएगा, अगर गलत दे रहा हूँ तो ठीक कर दीजिएगा। मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का न्यासी हूँ। अच्छा, अभी दोनों जगह कार्य देख रहा हूँ। ये घाटों की कहानी बताइए। हमने 80 से शुरू की, अब हम दशाश्वमेध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बोट जो है, तो ये जो बोट की सवारी है वोट के पहले, ये इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? लगभग काशी में मैं 30 वर्षों से हूँ और 30 वर्षों से काशी को बड़े करीब से देखा हूँ। ऐसे तो जैसा अभी मैडम कह रही थी हैं कि ये काशी अनादि है, अनंत है, और यहाँ तक हम कहते हैं वाराणसी निविशते नवसुंदरायाम,
ये पृथ्वी पर भी नहीं है, ये बाबा शिव के त्रिशूल पर है। तो 30 साल पहले जो इन घाटों की दशा और दिशा हम लोग देखते थे वो बहुत अच्छी नहीं थी। यद्यपि इसकी पौराणिक वैदिक जो महत्ता है अनादिकाल से है, उस महत्ता को किसी ने बनाया बिगाड़ा नहीं। कौन सा घाट है? मणिकर्णिका है? हरिश्चंद्र घाट आ गया। तो यहाँ पर लेकिन जब से 2014 से लेकर और अब तक, जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने, वो काशी की जो आध्यात्मिक चेतना है, काशी की जो विरासत है, ऋषि की जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसको समझा और बुझा और ये जाना कि जब तक काशी का सर्वतोभावेन विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। इस 80 घाट की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने इसको साफ कराया, निर्माण कराया। और यहीं रविदास घाट देखिए, बहुत ऐसे घाट हैं। आपने बड़ी अच्छी बात करी है। मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और चुनाव प्रचार में हर नेता ने जी जान लगाया, पर क्योंकि हम बनारस में बैठे हुए हैं, काशी में हैं, तो यहाँ के सांसद की बात क्यों ना किया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र है, लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रचार के आखिरी दिनों में 14 में और 19 में आखिर के 2 दिन उन्होंने यहाँ बिताए, रोड शोज़ किए, लोगों से मिले। इस बार नहीं आए हैं, इस बार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मार्जिन बढ़ने वाला है। तो कैसा रहा चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री मोदी का, उस पर एक नज़र डालते हैं। कितनी रैलियां की, कितने शहरों में गए, कितने इंटरव्यूज़ दिए, इस पूरी कहानी में एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रचार खत्म हो चुके हैं और वाराणसी अब मतदान के इंतजार में है। रिजल्ट के दिन कोई रिकॉर्ड बनता है या नहीं, फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक रिकॉर्ड जरूर बना दिया है। प्रधानमंत्री ने 206 रैलियां और रोड शो किए। इस दौरान उन्होंने 80 इंटरव्यू दिए। जिन 4 राज्यों पर प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस रहा वो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। फिर एक बार 16 मार्च को घोषित चुनाव कार्यक्रम के बाद से 75 दिनों तक चला लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज खत्म हो गया। पीएम ने यूपी में 31, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 जनसभाएं की। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 210 यानी करीब 40% सीटें हैं। ध्यान देने की बात है कि पीएम की 96 रैलियां, इवेंट और रोड शो अकेले मई के महीने में हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना की जाए तो पीएम मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 में 206 के मुकाबले 2019 में पीएम मोदी ने 142 रैलियां की थी। मां गंगा ही अब हमार माई है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय हार की हैट्रिक लगाने के बाद फिर एक बार मुकाबले में है। नरेंद्र मोदी जी ने इस वक्त आखिरी दौर में बनारस में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आए, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनका जो मार्जिन है वो उनके काम किए इतने काम कर दिए हैं कि उसके बगैर ही वो बढ़ जाएगा। वैसे प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह पीएम के संसदीय क्षेत्र में रहे। अमित शाह ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो चुनाव प्रचार उन्होंने 14 में और 19 से किया, उससे अधिक रैलियां उन्होंने 24 में कर दी हैं। आप खास मेहमान बने हुए हैं मेरे साथ, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। महफूज आलम, मैं सही बोल रहा हूँ आपका नाम? डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं, मतलब आगे आपके वो डिग्री लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर है नहीं, ये पेशे से वकील हैं, है ना, वकालत करते हैं आप। तो कैसी चल रही वकालत आज? पीएचडी हमने समाजशास्त्र में की है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अच्छा, वकालत कैसी चल रही है? ठीक है, अपना वकालत तो एक धर्म है, अपना एक काम है अपना लोगों का। काम कैसा चल रहा है? ठीक है, मुकदमे अच्छा, आ रहे हैं कि कम हो गए? नहीं, मुकदमे तो अच्छा है कि कम हो जाए, लोगों को न लड़ना पड़े, लोग अपने कामों में व्यस्त रहें, ये अच्छी चीज़ है। काशी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके की, आपके क्षेत्र की क्या ऐसी चीज़ है जो अभी भी करनी बाकी है? क्या देखिए, अच्छी क्या चीज़ है वो बता सकते हैं जो आप? देखिए, काशी का नाम पूरी दुनिया में है और एक पुराना शहर है। काशी के नाम के साथ साथ जुड़ा हुआ एक बनारसी साड़ी का भी काम।
जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये आज का नहीं है, ये हज़ारों सालों से ये काम होता चला है। कभी भाई बुद्धिस्ट काल में भी रहा है, या राजा महाराजाओं के जो है ड्रेस कपड़े बनते थे, उनके लिए काम होता। तो ये बहुत हुनरमंदी का काम है, मेहनत का बुनकरों का काम है। ज़्यादातर बुनकर जो है वो मुस्लिम समाज से आते नहीं, इसमें सभी लोग हैं, सभी मुस्लिम ही नहीं भाई, अगर हिंदू समाज के भी हर जाति बिरादरी के थे, इवन ब्राह्मण और ठाकुर, ये सब सभी लोग काम करते हैं। आलम साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अब राजनीति की बात, चुनावी मौसम है। बीएसपी इस बार अलग है और बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो मुस्लिम है। आपको लगता है कि इससे किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा होने वाला है, इंडिया गठबंधन को कि मोदी जी को? देखिए, ये जग जाहिर है, तमाम पॉलिटिकल लोग एनालिसिस करते हैं जी। पार्टियां अपनी कैंडिडेट को उतारती हैं, लगातार लोग उतारते रहते हैं। कोई 3 बार लड़ रहा है, कोई 4 बार लड़ रहा है। जिस कैंडिडेट को बसपा ने उतारा है, लगातार एक दिन पहले किसी पार्टी में रहते हैं, 40 सालों से लड़ते चले आ रहे हैं। भाई उनका क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है, समाज में क्या पकड़ है, वो जानते हैं अच्छी तरह। पार्टी उनके ऊपर क्या खेल रही है, वो पार्टी अच्छी तरह जानती है। इस वक्त जो हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई पूरे देश में जो वातावरण तैयार किया, नैरेटिव तैयार किया जाए, जो कि भाई एक तरफ सत्तासीन गठबंधन है और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन, तो उसमें अच्छे अच्छे छोटे लोग भी फेंका जा रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी का भी नाम लिए है, उस कैंडिडेट को अभी तो बिस्तर पर थे, चलने फिरने लायक भी नहीं थे, लेकिन किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं? वो किसी को कोई नुकसान की बात नहीं अपना है। कुछ फ़ायदा कर पा रहे हैं? नहीं। अपना गेंद भी जो उनकी जो बनी हुई थी, वो शाख वो नीचे गिर रही लड़ाई मतलब मोदी जी वर्सेस अजय राय है। है। इंडिया गठबंधन वर्सेस हाँ, मतलब बीजेपी वर्सेस जो इंडिया के लाइन। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंजना जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंजना झा नाम है, हाउसवाइफ हैं और गृहिणियों से ही तो घर बनता है। आप आर्टिस्ट भी हैं, एक्टिंग वगैरह करती हैं? जी, थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं, प्ले करती हूँ। आपके क्या चीज़ है जो लगता है कि अभी भी करनी बाकी रह गई है? आपके सांसद को, देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगी? अगर आपको सीधे मोदी जी से मिलने का मौका मिले तो क्या एक सवाल करेंगे? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, उनको समाज में बहुत सिक्योरिटी तो मिली है पिछले वर्षों में। अब हम बहुत सुरक्षित फील करते हैं, ट्रेन से कहीं जाना हो या कहीं भी रात को 12 बजे भी लौट के, कहीं से हम जब थिएटर वगैरह करके लौटते हैं, कभी आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ राइड भी मिल जाती है, तो जब हम आते हैं तो बहुत सेफ फील करते हैं। तो एक सुरक्षा मिली, और बहुत सारी बहनों को जैसे उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला, ये सब चीज़ तो एक आम बात हो ही जाती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जनता जो है किसी भी इलेक्शन में अपना प्रतिनिधि चुनती है। मतलब आपका जो लीडर हो, ऐसा हो जिस पर आपको फेथ हो कि ये डेवलपमेंट करेगा। इलेक्शन बहुत सारे हुए हैं और सांसद भी चुने गए हैं, प्रतिनिधि भी चुने गए हैं, लेकिन इस बार की जो बात आ रही है पिछले वर्षों में, हमें विश्वास है पूरे विश्व में मान बढ़ा है, देश का भी बढ़ा है, तो हमें लगता है महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत योजनाएं हैं, लेकिन अभी मुझे भी लगता है कि कागज़ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सही जगह पहुँच नहीं भी पाती हैं, तो थोड़ा क्वालिटी के साथ ये काम भी होना चाहिए। चलिए, इस पर भी लौटेंगे। पीछे की जो तस्वीरें अभी सुधीश आपको दिखा रहे हैं, ये दशाश्वमेध घाट है और गंगा आरती की तैयारी चल रही है। कुछ देर में गंगा आरती शुरू हो गई है, आवाज़ें तो आ रही हैं। वो होगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम ये बनारस की पंचायत इस बजड़े पे जो लगी हुई है, इस पंचायत को आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे बनारस के लोगों को अब और क्या चाहिए। सब तो मिल गया, देश का प्रधानमंत्री आपको मिल गया या आपने दे दिया देश को प्रधानमंत्री, अब आपको और क्या चाहिए? ब्रेक के उस पार बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप लाइव इस वक्त देख पा रहे हैं। माँ गंगा की गोद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये लाइव कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर चल रही है। वोट के पहले बोट यात्रा पर हम लोग निकले हुए हैं और बोट यात्रा के जरिए तरह तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद इस वक्त कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। अगले 45 घंटे वो वहाँ पर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे। वो तस्वीरें आप तमिलनाडु से सीधे देख पा रहे होंगे इस वक्त अपने अपने
टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री अगले 45 घंटे का वहाँ पर ध्यान लगाने वाले हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ जो चल रहा है वो हम चर्चा ज़रूर करते रहेंगे। अब पीछे मणिकर्णिका घाट भी दिखाई दे रहा है। सुधीश को अपने सहयोगी को बोलूँगा दिखा दें। मणिकर्णिका मोक्ष का प्राप्त करने के बाद अंतिम यात्रा पर जब आप निकलते हैं तो इसका एक अपना महत्व है कि आपने मणिकर्णिका में आके अपना अंतिम संस्कार कराया और उसके बारे में यहाँ प्रीतेश बाबू बैठे हुए हैं। प्रीतेश जी के नाम पे तरह तरह के रिकॉर्ड्स बने हुए, सुना मैंने आपने संचालन का कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। हाँ, 1800 दिन मंच संचालन और 1800 दिन कार्यक्रम संयोजन, कलाकार संयोजन। 1800 दिन लगातार। और वो रुका जब कोविड के लिए प्रतिबंध लागू हो गए। 1800 दिन मतलब 6 साल हो गए। 4 साल 11 महीने। 4 साल 11 महीने। और प्रतिदिन एक नए कलाकार को लाना, बिना दोहराए, शास्त्रीय संगीत का सुबह बनारस आयोजन में। आप खुद गाते भी हैं? मुझे लग रहा है आप गाते भी हैं, आपके लिखा हुआ है। आपके शो में मेरी इच्छा और मेरा जो एक आज का विचार है वो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। हाँ। गायक हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। हाँ। और एक गीत शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूरे काशी का सार जो है, विद्वत जन बैठे हैं कि क्यों ये मृत्यु का प्रतीक्षालय नहीं है। पद्मश्री राजेश्वर आचार्य कहते हैं ये मोक्ष की जन्मभूमि है। और सबसे बड़ी बात कि 2 लाइनों में कहा जा सकता है, इक्कासी नगरिया का जोड़ नहीं हो, इक्कासी नगरिया का जोड़ नहीं हो, सब मौत से भागे यह मौत आराधे, सब मौत से भागे यह मौत आराधे, ऐसन मस्त फक्कड़ अखड़ कहीं ठौर नहीं हो, इक्कासी नगरिया का जोड़ नहीं हो, सब पहिन इतरावे भोले बाबा नंगे पुजावे, सब पहिन इतरावे भोले नंगे पुजावे, हमरे बूढ़ऊ भोले बाबा जैसन केहू में जोर नहीं हो, इक्कासी नगरिया का जोड़ नहीं हो। तो काशी बेजोड़, यहाँ के सांसद बेजोड़। लेकिन अजय राय जी के बारे में क्या बोलना चाहे? आपका परिचय दीजिए। सॉरी मैं राहुल राय। हाँ, मैं राहुल राय हूँ। मैं टूरिज़्म वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का मेंबर हूँ और वाराणसी टूरिज़्म के टूरिज्म तो खूब बम है आजकल। पूरा बम है। हमको भी कमरा नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल हुई। आपका फ़ोन नंबर लेके रखना पड़ेगा। नहीं, माया में आइए, आप वहाँ पे हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। लाइक आप अगर एग्जांपल में लें तो जो पहले 60% ऑक्यूपेंसी किसी भी होटल्स के रूम की हुआ करती थी, इट यूज़ टू बी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि 60-70% ऑक्यूपेंसी है। आज की डेट में 90-95%, 100% ऑक्यूपेंसी विद इन ईयर, 365 डेज, पूरा साल भर की ये ऑक्यूपेंसी चली है। अभी भी चल रहा है ऑक्यूपेंसी। जो लास्ट कोविड जो कॉरिडोर के बाद से जो चेंजेस हुई हैं वो अनएक्सपेक्टेड। चीज़ बताइए, ज़्यादातर टूरिस्ट कहाँ से आता है? देश के किस हिस्से से आ रहा है? साउथ जो है मेन हम लोग यहाँ है, साउथ साइड से, चेन्नई, तमिलनाडु। साउथ को, दक्षिण भारत को सम्मोहित करने के लिए, लुभाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पे कई सारे कार्यक्रम भी किए गए। काशी तमिल संगम किया गया और उस वजह से तमिलनाडु के बहुत लोग यहाँ मिल जाते हैं, है ना? काशी तमिल संगम। हाँ, तेलुगु भी हुआ। देखिए अब मेरे को बिना ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं आपको अमरीश बाबू छोड़ूंगा नहीं। आप कुछ काशी वाला गाना सुना रहे थे जब हम सकते थे। अच्छा। हाँ जी। बाबा भोलेनाथ का एक बहुत प्यारा जो कि यहाँ बहुत चर्चित है, अरे माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। और इसी में जोड़ दीजिए, अरे मोदी जी ने विकास की दिखा दिया है झांकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम भोला के मस्त नगरिया, देव यहाँ के वासी, बम बम बोल रहा है। बाबा विश्वनाथ हैं और विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको इनका आशीर्वाद मिलता है वो विश्व पे छा जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो ये तो होना ही है। अजय राय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लगातार तीसरा चुनाव वो लड़ रहे हैं। मैं तो इसीलिए तारीफ़ करता हूँ कि वो इस बात की हिम्मत रखते भी हैं कि चुनाव लड़ते जाना है उनको, और वो हिम्मत कर रहे हैं। इस बात के लिए अजय राय की तारीफ यहाँ ज़रूर होनी चाहिए। एक ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है। बने रहिए हमारी इस खास कवरेज के साथ। लव है
एक बार फिर आपका स्वागत है काशी में। काशी की मां गंगा की गोद से लाइव कवरेज आप एनडीटीवी इंडिया पर देख पा रहे हैं। ये बोट यात्रा है और हम वोट के पहले की बोट यात्रा है। वोट तो परसों पड़ना है 1 तारीख को, उससे चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। मेरे साथ त्रिपाठी जी हैं। मैं सही नाम बोल रहा हूँ आपका? उपेंद्र कुमार त्रिपाठी। आप वैदिक विज्ञान केंद्र के काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या करते हैं आप लोग? मैं वसुधा वेद विभाग में वहाँ अध्यापक हूँ और वैदिक विज्ञान केंद्र एक नया केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रेरणा से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ है। उसका मूल उद्देश्य है कि जो वेद, वेदांग, उपवेदों में जो प्रयोगधर्मी विज्ञान का पक्ष है, अप्लाइड साइंस है, उस पर रिसर्च हो और उसके साथ साथ उसके कोर्स करिकुलम डेवलप हों और नई शिक्षा नीति के क्रम में उनके पाठ्यक्रम भी जगह जगह क्रम में इंटरडिसिप्लिनरी। यही बनारस के रहने वाले हैं? मूलतः तो मैं बनारस का ही हूँ। तो बनारस में क्या अंतर देख रहे हैं आप इन 10 सालों में? 10 सालों के पहले क्या था और 10 साल के अंदर क्या हो? देखिए, काशी जो है, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, ये जैसे आप घाट है, 84 घाट है, तो 84 लक्ष्य योनियाँ है। तो 80 से और वरुणा से 80 ये वाराणसी का है, कंसेप्ट है। और 84 घाट जो है वो 84 लक्ष्य योनि का प्रतीक है। जो हमारे 84 लक्ष्य योनि, 84 लाख योनियाँ हैं हमारे इस भूमंडल पर। तो काशी जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक प्रतीकात्मक आध्यात्मिक स्वरूप यहाँ दिखता है। यहाँ 80 से लेकर के वरुणा तक जो है संपूर्ण भारत को आप देखेंगे। सारे मोहल्ले इस गंगा किनारे बसे हुए हैं और उसके पीछे जो कंसेप्ट ये था कि जो राजा महाराजा जो पहले के लोग थे वो अपने मोक्ष के दृष्टि से यहाँ पर अपना स्थान बनाते थे। फिर उसके माध्यम से लोग उनके सेवा क्रम में लोग आए और साथ साथ ये ज्ञान की नगरी और मोक्ष की नगरी, ज्ञान की नगरी, अध्यात्म की नगरी, विज्ञान की नगरी, राजनीति की नगरी, तो ये हर चीज़ की राजधानी हो गई है। आपने कुछ लिखा था केडी बाबू, फिर आप बोल रहे थे कि वोटर को लेकर आपने कुछ लिखा है। देखिए, काशी का जो चुनाव है वो अद्भुत होता है। अब पूरे विश्व की नज़र हमारे काशी पर है। सारी दुनिया बोलती है कि ये हॉट सीट है, पर मेरा कहना है कि ये तो सबसे आसान सीट है। भाई, प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव तो पहले पिछली बार 4.25 लाख था, इस बार सुनने की 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का मार्जिन होने वाला है। देखिए, इतना आसान नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बोलता है, तब कोई जाकर के वोट देता है। हॉट सीट तो उसको बोलते हैं ना, जहाँ कांटे की टक्कर हो। यहाँ कांटे की टक्कर नहीं, कांटे की टक्कर नहीं, वन साइडेड है, बिल्कुल कोई टक्कर में है ही नहीं। और रही बात, तो इसीलिए तो हम क्या लिखे हैं और आपको सुनाते हैं। अरे काशी का चुनाव निराला, काशी का चुनाव निराला, सबके मुंह पर लगेगा ताला, किसकी नैया फंसेगी मझधार, कौन जाएगा 400 पार, बोलेगा गंगा किनारे वाला, बोलेगा। आप कहीं जाइए, चारों तरफ हर कोई यही बताएगा कि इस बार 400 पार कौन जा रहा है। लग रहा है 400 पार। भावना जी, आप तो पॉलिटिकल साइंस। देखिए, एक डिसाइसिव नंबर तो आएगा 400 पार का। 274 भी, 73 भी हो जी जाता है। नहीं, वो जितना रहा है पिछली बार उससे ज़्यादा का अनुमान है। पर यह भी सत्य है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है या इंडी गठबंधन है वो एक कम से कम एक फाइट दे रहा है। हालांकि उस फाइट में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। सबसे बड़ी बात ये मिसिंग है कि वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, पर उन्होंने कहीं पर भी कॉमन एक्शन प्लान कुछ नहीं बनाया। सब अपना अपना एजेंडा, अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिज्म की फ्रेंडशिप है ना, ये बहुत लंबी चलती नहीं है। और आज जहां भारत खड़ा है, भारत एक अनस्टेबल, एक वीक गवर्नमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। क्या ये बार बार कहा जाता है कि 4 में भी कौन सा नाम अनाउंस किया था जब वाजपेयी जी का चुनाव तय था कि जीत रहे हैं, ऐसे में अचानक विपक्ष जीतता है, मनमोहन सिंह का चेहरा निकलकर सामने आता है। वो कहानी बार बार विपक्ष इस बार भी कह रहा है कि 24 में भी ऐसा होने वाला है। मेरा सवाल दरअसल ये है आपसे भावना जी, क्योंकि आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ाती हैं, जानती हैं, वो ये कि अगर ये कैंडिडेट दे देते, एक नाम दे देते कोई भी, तो क्या लड़ाई ज़्यादा सुलभ हो जाती विपक्ष के लिए? देखिए, इस देश ने ना पूरे 90 के दशक में 13 दिन, 13 महीने, 2 साल, न जाने कितने प्राइम मिनिस्टर 5 साल में बदलते गए, ये देखा है। कोलिशन गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट यहाँ बहुत अच्छा रहा नहीं। इसीलिए 1999 में वाजपेयी जी ने ये फिर पहल की कि उन्होंने प्री इलेक्शन अलायंस किया, प्री इलेक्शन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, एक लीडर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये तय किया। तो लोगों को भी एक जी तो लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बनी और उसका रिजल्ट आपको चुनाव में दिखा। लेकिन अभी का ये जो
गठबंधन है। आप देख लीजिए हर 15वें दिन कहीं ना कहीं कोई एक नेता छटक कर कोई और बात करने लगता है। तो क्या हम नेशनल लेवल पर इस तरह की अनसर्टेनिटी को आज अफोर्ड कर सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सबका अपना एजेंडा है और सब प्री इलेक्शन कुछ काम ही होमवर्क ही नहीं किया, सबके अपने ओपिनियंस हैं, तो ऐसे में अचानक ऐसा हो जाएगा कि आप एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी चीज़ें रिजॉल्व करके और फिर आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो लोग समझते हैं इस बात को। पूजा जी, जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो माँ गंगा ने बुलाया था, वो बड़ा मशहूर उनकी बात हुई है। आपको क्योटो बनाने की बात की गई थी, आप काशी के लोग हैं। क्योटो भी जापान का बड़े आध्यात्मिक शहर है, पुराना शहर है, बड़ी मान सम्मान है जापानियों के मन में उसकी। कहाँ तक पहुँचे हम लोग उस दिशा में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जापान की स्थिति और भारत की स्थिति अलग होने पर भी मोदी जी ने काशी को उस जगह ला के खड़ा कर दिया है कि आज जो भी देश विदेश कहीं का भी जनता आती है, कहती है क्या ये बदलाव हो गया। आप देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब नहीं बना था तो तंग गलियां थी, चारों तरफ गंदगी फैले हुए थे, यहाँ तक हर गली गंदी थी, गंगा भी मैली हो चुकी थी, सारे सड़कें वैसे टूटे फूटे थे। मोदी जी ने इसमें, चाहे कोई भी पार्टी हो, अंदर से यही कहता है कि विकास तो हुआ है। दूसरी बात, एक इनसे जुड़ी हुई बात कहता हूँ, इसमें मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। मोदी जी ने इस देश को जहाँ ला के खड़ा किया है, वहाँ से यदि इस देश को और आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो मैं समझता हूँ ऐसे परिस्थिति में एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता जरूरी है, और वो क्वालिटी केवल मोदी जी में है। हम कार्यक्रम के आखिर में आ गए हैं और आप सबको मैं शुक्रिया तो पहले ही कर देता हूं। मुझे पता नहीं कि कब प्रोग्राम बीच में रुक जाए, लेकिन मैं ये शुक्रिया के साथ साथ फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा अमलेश बाबू के साथ, और वो आप जानते हैं कि क्या रिक्वेस्ट है कि भाई काशी का कार्यक्रम है और बनारस में हम लोग हैं, गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, तो क्या आप सुना सकते हैं किस सुमधुर तरीके से इस कार्यक्रम का समापन हो सकता है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी मतदाता हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा प्रचंड पड़ रही है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठें और जा कर के मतदान 100% जरूर करें। पहले मतदान फिर जलपान। जलपान। और ये एक गीत कहना चाहूँगा, जिसे लोगों में बहुत सारा है ना, कि जैसे आपने कहा कि क्या माहौल है, तो वास्तव में बनारस में इस समय पूरा भगवा रंग से रंग गया है, पूरा माहौल दूसरा है। लेकिन जो लोग विरोधी हैं, जैसे कई लोग का आपने नाम भी लिया, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। क्यों? नाम लेने में क्या दिक्कत है? नाम लेने में क्या दिक्कत? नाम लेने में दिक्कत नहीं है। एक विरोधी नहीं, विपक्षी हैं। हाँ, विपक्षी हैं, मतलब क्योंकि उन लोग जल्दी गाइए, समय सत्ता बैठा। मैं कहना चाहता हूँ कि लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा सांस्कृतिक राजधानी में, अरे होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, 4 जून के फरिया जाई के बाटे के तने पानी में। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जोरदार तालियां आप सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कवरेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हम कोशिश करेंगे इसी तरह की लाइव तस्वीरें आपको बनारस से पहुंचाते रहें, दिखाते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने देखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।